हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जीजा जी से शादी का भाग 2 लेकर आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडप में सन्नाटा इतना गहरा था कि हवन कुंड में जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हर आंख मुख्य द्वार पर टिकी थी, जहाँ एक नौजवान खड़ा था। उसके कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गुस्सा तथा बेबसी साफ झलक रही थी। वे कोई और नहीं बल्कि रुद्र का चचेरा भाई और ठाकुर खानदान का सबसे बड़ा बागी विक्रम प्रताप सिंह था। विक्रम को देखते ही ठाकुर साहब के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि कोई हिल पाता, विक्रम मंडप की सीढ़ियां चढ़कर सीधे वेदी के सामने आ खड़ा हुआ। रुद्र, तुमने ये क्या किया? विक्रम की आवाज गरज उठी। अपनी झूठी शान और इस खानदान के तथाकथित नाम को बचाने के लिए तुमने एक और मासूम की जिंदगी दांव पर लगा दी। अंजलि कहाँ है रुद्र? सच सच बताओ। रागिनी ने आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से विक्रम को देखा। उसने विक्रम को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी बातों ने रागिनी के दिल में एक नया खौफ पैदा कर दिया। रागिनी ने अपनी मांग में लगे सिंदूर को छुआ और फिर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र के चेहरे पर जो घबराहट सिंदूर लगाने से पहले थी, वह अब गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब फिर से वही ठंडी और क्रूर शांति लौट आई थी। उसने अपनी शेरवानी को ठीक किया और उठकर खड़ा हो गया। विक्रम, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, रुद्र ने बहुत धीरे से लेकिन अपनी भारी आवाज में कहा। शादी संपन्न हो चुकी है। रागिनी अब इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ किसी के पास वक्त नहीं है। पत्नी? विक्रम हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। अग्निहोत्री जी, आप जिसे अपनी बेटी का रक्षक समझ रहे हैं, असल में आपकी बड़ी बेटी के गायब होने के जिम्मेदार यही इंसान है। अंजलि अपनी मर्जी से नहीं भागी है। ये सुनते ही रामशरण जी के सीने में दोबारा से दर्द उठा। रागिनी झटके से उठी और उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। आप क्या कह रहे हैं? दीदी कहाँ है? अगर वे अपनी मर्जी से नहीं भागी तो वे खत व गहने सब एक सोची समझी साजिश है। रागिनी, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ बोल पाता, ठाकुर साहब के इशारे पर 4 भारी भरकम गार्ड्स ने विक्रम को पीछे से दबोच लिया। ले जाओ इसे यहाँ से। पागल हो गया है ये। हमारे खानदान का नाम बदनाम करने के लिए हमारे दुश्मनों से मिल गया है। ठाकुर साहब ने चिल्लाकर आदेश दिया। विक्रम चिल्लाता रहा, सच बताने की भीख मांगता रहा, लेकिन उसे घसीटते हुए मंडप से बाहर कर दिया गया। इस ड्रामे के बाद शादी के बचे हुए मंत्रों को पंडित जी ने आनन फानन में पूरा कराया। मेहमानों के बीच कानाफूसी का बाजार गर्म था, लेकिन ठाकुर साहब के रसूख के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई खुलकर सवाल पूछे। अब समय था विदाई का। रागिनी, जो कुछ घंटे पहले तक अपनी बहन की विदाई में नाचने और दूल्हे के जूते छुपाने की योजना बना रही थी, आज खुद दुल्हन बनकर इस घर से विदा हो रही थी। उसकी माँ उसके गले लगकर फुट फुट कर रो रही थी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। हमने अपनी इज्जत के खातिर तुझे इस आग में झोंक दिया, माँ ने सिसकते हुए कहा। रागिनी ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। उसके भीतर की चुलबुली लड़की मर चुकी थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने अपने पिता के पैर छुए, जो बदहवास से कुर्सी पर बैठे थे। रामशरण जी ने बस इतना ही कहा, बेटा, हाँ वही तेरा घर है। रुद्र जैसा भी है, अब तेरा सुहाग है। सुहाग? रागिनी ने मन ही मन इस शब्द को दोहराया। जिस इंसान को वे हमेशा जीजाजी कहती थी,
जो उसकी बड़ी बहन का होने वाला था, वह उसका सुहाग कैसे हो सकता था। रुद्र बिना किसी भावना के कार की पिछली सीट पर बैठ गया। रागिनी को उसके बगल में बैठाया गया। पूरी रात दोनों के बीच एक शब्द की भी बातचीत नहीं हुई। कार की खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखते हुए रागिनी बस यही सोच रही थी कि विक्रम ने मंडप में जो कहा था उसका क्या मतलब था। क्या अंजलि दीदी को रुद्र ने कहीं छुपा दिया था। जब कार प्रताप पैलेस यानी ठाकरों की विशाल हवेली के सामने रुकी तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी। हवेली का दरवाजा किसी किले जैसा बड़ा था। वहां कोई ढोल नगाड़े नहीं थे, कोई स्वागत करने वाली सहेलियां नहीं थी। ठाकुर साहब की बड़ी बहन यानी रुद्र की बुआ जी ने हाथ में आरती की थाली लिए कड़े चेहरे के साथ उनका इंतजार कर रही थी। तो आखिरकार अंजलि की जगह इसे ले आए। बुआ जी ने रागिनी को सिर से पैर तक देखते हुए कहा, खैर जो हुआ सो हुआ, खानदान की इज्जत बच गई, यही बड़ी बात है। अंदर आओ। रागिनी ने बिना किसी उत्साह के चावल से भरे कलश को अपने दाहिने पैर से गिराया और आरती की थाल में पैर रखकर हवेली के भीतर कदम रखा। उसके लाल पैरों के निशान उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर छपते चले गए, मानो उसकी किस्मत के पन्नों पर किसी ने खून से दस्तखत कर दिए हो। गृह प्रवेश की रस्म के तुरंत बाद रुद्र बिना रागिनी की तरफ देखे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। बुआजी ने एक नौकरानी को इशारा किया, इसे छोटे मालिक के कमरे में छोड़ आओ। रुद्र का कमरा बेहद आलीशान था, लेकिन वहां की हर चीज में एक अजीब सी ठंडक थी। गहरे रंग के पर्दे, काली लकड़ी का फर्नीचर और कमरे के एक कोने में सजी बड़ी सी बेड जिस पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। शायद ये तैयारियां अंजलि के लिए ही की गई थी। रागिनी कमरे के बीचों बीच खड़ी रही। उसने अपने सिर का घूंघट हटाकर बेड पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि अपनी बहन को खो देने का गुस्सा और सच जानने की तड़प थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और रुद्र अपनी शेरवानी बदलकर ब्लैक सिल्क के नाइट सूट में बाहर निकला। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर वही सख्त भाव था। उसने रागिनी की तरफ देखा जो शेरशाह की तरह उसे घूर रही थी। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये भारी गहने उतारो और सो जाओ। मुझे कल सुबह एक जरूरी मीटिंग में जाना है। रुद्र ने अलमारी से अपनी फाइलें निकालते हुए बेहद सामान्य आवाज में कहा। सो जाऊं? रागिनी की आवाज कांप उठी, लेकिन इस बार गुस्से से। आपको क्या लगता है रुद्र जी? उसने जानबूझकर जीजाजी नहीं कहा कि आप मेरी दीदी की जिंदगी के साथ खेलेंगे, मुझे जबरन इस मंडप में बिठाएंगे और मैं चुपचाप एक अच्छी पत्नी की तरह इस कमरे में सो जाऊंगी। मुझे जवाब चाहिए। रुद्र ने अपनी फाइलें मेज पर रखी और धीरे धीरे रागिनी की तरफ बढ़ा। उसका लंबा कद और भारी व्यक्तित्व रागिनी पर हावी होने लगा, लेकिन रागिनी पीछे नहीं हटी। कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? रुद्र ने रागिनी के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। दीदी कहाँ है? विक्रम ने जो मंडप में कहा था वे क्या था? क्या आपने दीदी को गायब किया है? क्योंकि आप मुझसे शादी करना चाहते थे या फिर कोई और खौफनाक सच है? रागिनी ने सीधे रुद्र की आंखों में देखते हुए सवाल किया। रुद्र पल भर के लिए रुका। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उसने रागिनी की कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रागिनी के मुंह से एक सिसकी निकल गई। अगर मैं तुमसे कहना चाहूं कि तुम्हारी दीदी कहाँ है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी रागिनी। रुद्र की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसमें एक गहरा राज छिपा था। और जहां तक विक्रम का सवाल है, वह सच नहीं कह रहा था, लेकिन वह पूरा झूठ भी नहीं बोल रहा था। साफ साफ कहिए, मुझे पहेलियां मत बुझाइए।
रागिनी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। रुद्र ने उसकी कलाई छोड़ी और कमरे की बड़ी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां से बाहर का बगीचा दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अंजलि मुझसे नहीं बल्कि विक्रम से प्यार करती थी। ये सुनते ही रागिनी को एक और झटका लगा। क्या? दीदी और विक्रम? हाँ, रुद्र ने बिना मुड़े कहा। वे दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे के करीब थे, लेकिन मेरे पिता इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि विक्रम इस जायदाद में अपना हिस्सा मांग रहा था। अंजलि को मोहरा बनाया गया था। कल रात शादी से ठीक पहले अंजलि भागने वाली नहीं थी, बल्कि विक्रम उसे भगाने आया था। लेकिन तुम्हारी दीदी मंडप तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि रुद्र रुक गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। क्योंकि क्या? बोलिए, रागिनी चिल्लाई। रुद्र ने मुड़कर रागिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार एक खौफनाक सच चमक रहा था, क्योंकि अंजलि को भागने की कोशिश में हवेली के पिछले हिस्से में एक हादसा हो गया। अंजलि सीढ़ियों से गिर गई, या शायद उसे धक्का दिया गया। जब मैंने उसे देखा तो वह बेहोश थी और उसके सिर से खून बह रहा था। रागिनी का दिल बैठ गया। दीदी, दीदी जिंदा है ना? रुद्र ने अपनी आंखें मूंद ली और जो कहा उसने रागिनी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह इस वक्त शहर के सबसे गुप्त अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, रागिनी। और सबसे बड़ी बात, उसे उस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही विक्रम है, जिसे तुम मंडप में मसीहा समझ रही थी। रुद्र के मुंह से ये बात सुनते ही रागिनी के पैरों के नीचे की जमीन जैसे सचमुच खिसक गई। कमरा मानो गोल गोल घूमने लगा था। वेंटिलेटर, अस्पताल, दीदी। रागिनी के मुंह से बस यही टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह बेड का कोना पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। जिस बहन को वह कल रात तक लाल जोड़े में मुस्कुराते हुए देख रही थी, वे इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। रागिनी अचानक चीख पड़ी। उसका गुस्सा उसके डर पर हावी हो गया। वह उठकर रुद्र के बिल्कुल करीब आई और उसकी सिल्क की शर्ट के कॉलर को अपनी कांपती उंगलियों से पकड़ लिया। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो रुद्र जी। तुम और तुम्हारे पिता अपने खानदानी साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मंडप में विक्रम जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि दीदी अपनी मर्जी से नहीं भागी। तुम सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए उन पर ये घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। रुद्र ने रागिनी के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में रागिनी के गुस्से को देखकर कोई हलचल नहीं थी। उसने बेहद शांत और ठंडे तरीके से रागिनी के हाथों को अपने कॉलर से हटाया और उसे पीछे ढकेल दिया। मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा रागिनी? रुद्र की आवाज बेहद भारी और सपाट थी। शादी हो चुकी है। तुम इस वक्त मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में खड़ी हो। अगर मुझे सच छुपाना होता तो मैं तुम्हें अंजलि के भागने की झूठी कहानी पर ही यकीन करने देता, पर तुम्हें कभी अस्पताल और वेंटिलेटर की बात बताता ही नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। रुद्र की बात में एक ऐसा तर्क था जिसे रागिनी चाहकर भी झुठला नहीं पा रही थी। रागिनी ने अपने बहते आंसुओं को पोंछा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर अगर आपकी बात में रत्ती भर भी सच है, तो मुझे इसी वक्त दीदी के पास ले चलिए। मुझे उन्हें देखना है। मुझे देखना है कि मेरी दीदी किस हाल में है। अभी नहीं। रुद्र ने मुड़कर अपनी अलमारी से कुछ दस्तावेज निकालते हुए कहा। हवेली के बाहर और अस्पताल के चारों तरफ मीडिया और हमारे विरोधियों की नजरें हैं। अगर किसी को भी भनक लगी कि ठाकुर खानदान की होने वाली बहू अस्पताल में मरणासन हालत में है और उसकी जगह उसकी छोटी बहन से
शादी कर दी गई है तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तुम्हें आज का पूरा दिन इसी कमरे में बिताना होगा। आज रात जब सब सो जाएंगे, मैं तुम्हें खुद अस्पताल लेकर चलूंगा। तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। सुबह की धूप अब कमरे के भारी पर्दों को चीरकर अंदर आ चुकी थी। रुद्र अपनी फाइलें लेकर बिना नाश्ता किए कमरे से बाहर चला गया और बाहर से कमरे का दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज आई। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह दरवाजा लॉक किया गया था या सिर्फ बंद था, लेकिन उसने उसे खोलकर देखने की हिम्मत नहीं की। वे उसी भारी लहंगी और गहनों में बेड पर सिमट कर बैठ गई। कमरे की आलीशान दीवारें उसे किसी जेल की सलाखों जैसी लग रही थी। दोपहर होते होते हवेली की एक बूढ़ी नौकरानी, जिसका नाम गंगा था, हाथ में खाने की थाली लेकर कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हमदर्दी और डर था। छोटी बहू जी, कुछ खा लीजिए। कल रात से आपने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है। गंगा ने थाली को मेज पर रखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। रागिनी झटके से उठी और गंगा के पास आई। गंगा दाई, आप तो इस हवेली में बहुत सालों से है ना? मुझे सच सच बताइए, कल रात यहाँ क्या हुआ था? क्या आपने अंजलि दीदी को देखा था? क्या सचमुच विक्रम जी ने उनके साथ कुछ गलत किया? गंगा ने घबराकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, मानो बाहर कोई खड़ा उनकी बातें सुन रहा हो। उसके हाथ कांपने लगे। बहू जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक मामूली नौकरानी हूँ। बड़े मालिक का हुक्म है कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आप भगवान के लिए खाना खा लीजिए, नहीं तो अगर बड़े मालिक को पता चला कि मैंने आपसे बात की तो वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कहते हुए गंगा पैर पटकती हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। रागिनी वहीं खड़ी रह गई। गंगा की घबराहट ने रागिनी के मन में शक के कीड़े को और बड़ा कर दिया। उसे लगने लगा था कि इस हवेली में हर कोई किसी बहुत बड़े राज को छुपा रहा है और रुद्र ने जो कहानी उसे सुनाई है वह शायद सच का सिर्फ एक हिस्सा है। तड़के से लेकर रात होने तक रागिनी ने एक एक पल जैसे सदियों की तरह काटा। रात के करीब 11 बजे कमरे का दरवाजा खुला। रुद्र अंदर आया। उसने ब्लैक कलर की हुड्डी और जींस पहन रखी थी, जो उसके रसूखदार लुक से बिल्कुल अलग थी। उसने रागिनी की तरफ एक साधारण सूती सलवार कमीज और एक काली चादर बढ़ाई। ये कपड़े बदलो और इस चादर में अपना चेहरा ढक लो। नीचे गाड़ी तैयार है, हम पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं। रुद्र ने संक्षिप्त निर्देश दिया। 10 मिनट के भीतर रागिनी तैयार हो गई। दोनों बिना कोई आवाज किए हवेली के पिछली सीढ़ियों से उतरे, जहां एक बिना नंबर की काली गाड़ी स्कॉर्पियो खड़ी थी। रुद्र खुद गाड़ी चला रहा था। शहर की सड़कें इस वक्त पूरी तरह सुनसान थी। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी गाड़ी के शीशों से होती हुई रुद्र के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक वीआईपी और बेहद निजी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के पीछे रुकी। वहां कोई आम भीड़ नहीं थी, सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जिन्होंने रुद्र को देखते ही झुककर सलाम किया और अंदर का रास्ता खोल दिया। रागिनी का दिल उसके सीने को पार कर बाहर आने को हो रहा था। रुद्र उसे एक लंबे सफेद गलियारे से होते हुए आईसीयू के प्राइवेट केबिन के सामने ले गया। केबिन के दरवाजे पर लगे कांच से अंदर का नजारा साफ दिख रहा था। कांच के उस पार कई तरह की मशीनों, पाइपों और मॉनिटरों के बीच अंजलि लेटी हुई थी। उसके सिर पर सफेद रंग की पट्टी बंधी थी, जिस पर खून के हल्के धब्बे अब भी दिख रहे थे। उसका चेहरा, जो कभी खुशियों से चहकता था, इस वक्त पूरी तरह बेजान और सुजा हुआ था।
मॉनिटर पर चलती टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और बिप बिप की आवाज ये गवाही दे रही थी कि उसकी सांसें मशीनों के भरोसे चल रही है। दीदी, रागिनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कांच पर अपनी हथेलियां टिका दी। उसके आंसू कांच को भिगोने लगे। वे अंदर जाने के लिए दरवाजे का हैंडल घुमाने लगे, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अंदर जाने की इजाजत नहीं है, संक्रमण फैल सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 24 घंटे उनके लिए बेहद नाजुक है। रुद्र ने कहा। रागिनी ने रोते हुए रुद्र की तरफ देखा। रुद्र जी, मुझे सच बताइए, विक्रम जी ऐसा क्यों करेंगे? वे तो दीदी से प्यार करते थे ना। कोई अपने प्यार को इस हालत में कैसे पहुंचा सकता है? तभी अंधेरे गलियारों के किसी दूसरे कोने से एक कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। वहां कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का डॉक्टर और उनके पीछे ठाकुर साहब खड़े थे। ठाकुर साहब की आंखों में रागिनी को यहाँ देखकर भारी गुस्सा उभर आया। उन्होंने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़की को हवेली के कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। पिताजी, ये इसकी बहन है, इसे सच जानने का हक था। रुद्र ने बिना डरे अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा। ठाकुर साहब ने एक ठंडी सांस ली और रागिनी के करीब आए। उनकी आवाज में एक अजीब सी फुसफुसाहट और धमकी थी। सच सच ये है लड़की कि तेरी बहन उस विक्रम के साथ हमारे लोकर की चाबियां और कुछ बेहद जरूरी बिजनेस पेपर्स लेकर भाग रही थी और विक्रम ने देखा कि सुरक्षा कर्मी उनका पीछा कर रहे हैं, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से अंजलि को धक्का दे दिया ताकि पुलिस अंजलि को संभाले में व्यस्त हो जाए और वे भाग सके। अब अगर तूने इस शादी को नहीं निभाया या बाहर जाकर कोई तमाशा किया तो मैं तेरी बहन का ये वेंटिलेटर इसी वक्त बंद करवा दूंगा। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि तू एक अच्छी बहू बनकर रहती है या नहीं। रागिनी के होश उड़ गए। ठाकुर साहब का ये खौफनाक और सीधा ब्लैकमेल सुनकर उसकी रूह कांप गई। उसने रुद्र की तरफ देखा, लेकिन रुद्र इस बार अपने पिता की बात सुनकर चुप था। उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था। रागिनी को समझ आ गया कि वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां से निकलने का हर रास्ता बंद था। तो अब इसके आगे क्या होने वाला है, ये सुनने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।